आज मुझे नहीं पता यहाँ सबकी जाति और वो क्या है, लेकिन अगर आज ये प्रबुद्ध पैनल माफी मांग ले, नहीं मैं आपने जो बात कही उससे मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, आपने बहुत गहरा उत्तर दे दिया यहाँ पे कि अगर आज माफी मांग भी लेते हैं चलिए तो क्या होगा इससे, यहां से क्या बदलेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और क्या आरक्षण ही उसका उपाय है? पहली बात तो पश्चाताप होना चाहिए, और हर समाज में जब तक हर समाज अपनी गलतियों को लेकर अपनी कमियों को लेकर उसके प्रति एक ईमानदारी से अगर उसका पश्चाताप नहीं करता है या उसके बारे में ईमानदारी से एक्सेप्ट नहीं करता। पर हुआ ये ना आशुतोष जी की आरक्षण की व्यवस्था ने उस पश्चाताप की वजह बीच की खाई को बढ़ा दिया, विरोधाभास ज्यादा बढ़ा दिया, पश्चाताप तो दूर चला गया। ये हमारे ख्याल से एक वर्ग विशेष का नैरेटिव है जो क्योंकि जो गांधी जी का आपने जिक्र किया उन्होंने यही बात तो बोली थी कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो जो सो कॉल्ड अगड़ा वर्ग है उसका जो दायित्व है, जो नेचुरल दायित्व है कि वो पिछड़े को अपने साथ में लेके आगे बढ़े, वो उससे हट जाएगा जैसे ही आप आरक्षण की व्यवस्था लेकर आएंगे, और हुआ भी वही। नहीं, पिछड़ों को साथ लेकर चलें ये तो बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही पैटर्नाइजिंग स्टेटमेंट है। ये इससे ज्यादा सामंती तर्क ही नहीं हो सकता है कि हम उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आ रहे हैं, हम उनको साथ लेकर चल रहे हैं। आप कौन होते हैं भाई? पहली बात इसलिए मैंने कहा ना कि ये इतना आसान सवाल है नहीं, इसलिए इस आसान सवाल का सरलीकरण करके दरअसल जो ऐतिहासिक अन्याय किया गया है उस अन्याय को लीपने पोतने का काम किया गया है। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं आरक्षण अगर इस देश के अंदर है तो मजबूती के साथ लागू होना चाहिए। आरक्षण जुडिशरी में लागू होना चाहिए, आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में लागू होना चाहिए, और इस बात की तस्दीक की जानी चाहिए कि विश्वविद्यालयों के अंदर जहां आज अगर आप देख लेंगे तो कितने प्रतिशत दलित और पिछड़े लोग प्रोफेसर हैं, कितने प्रतिशत लोग जो है वाइस चांसलर हैं, कितने प्रतिशत लोग जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं वो जुडिशरी के अंदर हैं, कितने चीफ जस्टिस बने, और फिर उसके बाद मेरिट का सवाल लाके खड़ा कर दिया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर की मेरिट तो नहीं किसी ने सोच के बारे में बात किया, जब उनको मौका मेरिट का सवाल तो सर आएगा आशुतोष जी, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है ना सर। मेरिट तो देखिए हम जातियां बाद में बनी, लेकिन उससे पहले मेरिट एग्जिस्ट कर रही थी, जो मुझे लगता है मेरिट तो हमेशा रहेगी क्योंकि वो तो स्वाभाविक है। इसका मतलब ये है कि बहुसंख्यक समाज के अंदर मेरिट ही नहीं है। ये जो तर्क दिया जाता है कि मेरिट सिर्फ एक खास समाज, हाँ ये बात मान सकते हैं आपकी कि फिर उसको इससे ज्यादा खराब और दकियानुसी बात हो ही नहीं सकती। चलिए ठीक है सतीश प्रसाद जी, आदमी मेरिटोरियस नहीं होगा क्या अपर कास्ट के अंदर ही खाली मेरिट होगी? ये कौन सा तर्क है? नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये मेरिट कहां कास्ट से आएगी, वो तो व्यक्ति विशेष से ही आएगी, और वो हमारी पुरानी परंपरा भी थी। तो फिर ये तर्क क्यों दिया जाता है कि अगर आप आरक्षण देंगे तो मेरिट? मुझे लगता है आप और हम ही बहस करते रह जाएंगे। मैं सतीश जी के पास जाता हूं। सतीश जी ये बड़ी रोचक बहस भी है, बड़ी गंभीर बहस भी है, और बहुत जरूरी बहस भी है जो वक्त पे बाहर आती है कि आरक्षण का मूल आधार, उसमें अलग अलग गांधी जी ने क्या सोचा, अंबेडकर साहब ने, हालांकि ये बात भी माननी पड़ेगी कि उनको सोचे हुए एक जमाना गुजर गया, 75 साल आजादी के हो गए, तो बातें वहां से तो आगे बढ़ेंगी, लेकिन हमारा जो आरक्षण का पैटर्न है वो बहुत कुछ वैसा का वैसे ही चला आ रहा है। तो आशुतोष जी ने जितने तर्क दिए कि भाई आप क्या मेरिट को भी किसी समाज विशेष से, जाति विशेष से जोड़ेंगे, और दूसरी तरफ ये कि हमें मतलब इतने सालों के अत्याचार को आप कैसे खत्म करेंगे, तो क्या उसका यही तरीका है? क्या पश्चाताप का यही तरीका हो सकता है? नहीं देखिए भट्ट साहब एक बात बताएंगे आपको, भारत में अभी जाति जो है ना मेरिट के आधार पर तय नहीं होती, वो जन्म के आधार पर तय होती है। एक ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति वो बुद्धिजीवी है या नहीं है, लेकिन जन्म से कहीं ना कहीं वो बुद्धिजीवी होने का एक सर्टिफिकेट लेकर के पैदा होता है। अगर वो क्षत्रिय है तो उसको बहादुर होने का सर्टिफिकेट मिलेगा, वैश्य है तो वो कहीं ना कहीं एक बढ़िया व्यापार करने का सर्टिफिकेट। मैं टोकने से मेरा आपको रोक नहीं रहा। अरे सुनिए ना, ये जो अवधारणा है आपको लगता नहीं वक्त के साथ थोड़ी बदल गई है? क्या वाकई में लोग आज भी ऐसा सोचते हैं? नहीं सुनिए, देखिए जो अंबेडकर विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है, जो दलितों की विचारधारा है, वो परिवर्तन को स्वीकार करती है। हमने तमाम परिवर्तन स्वीकार किए। गांधी जी का एक भी आंदोलन, पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में एक आंदोलन बताइए कि उन्होंने अपनी मांग मनवाई हो। तमाम आंदोलन बिना मांग मनवाए ही खत्म हुए हैं। मेरे कहने का मतलब तो ये था, गांधी जी, विनोबा, अंबेडकर जहां तक लाना था लाके छोड़ गए, हम उससे आगे बढ़े ना, हम उनमें क्यों अटके हुए हैं?
सर मैं ये कह रहा हूं, देखिए देखिए, आरक्षण तोड़ता नहीं है, आरक्षण जोड़ता है। इसी भारत में जब हिंदू और मुसलमान जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे थे, तब बाबा साहब ने कहा कि हमको अलग स्टेट नहीं चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। और गांधी जी से बाकायदा ये पैक्ट है, आरक्षण गांधी जी के और बाबा साहब के बीच में एक पैक्ट है। अगर भारत की आजादी सच्चाई नहीं है क्या? भारत की आजादी गांधी जी के और तमाम लोगों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में पैक्ट है। लेकिन 70 साल के बावजूद भी, 1935 में आरक्षण अधिनियम बनने के बावजूद भी, आज भी भारत में आरक्षण को लेकर के स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। उसके तमाम पदों को खाली छोड़ दिया जाता है। देखिए, आपकी इस बहस को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आखिर हम इस बात के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं कि आरक्षण की लिमिट क्यों होनी चाहिए? आरक्षण की लिमिट जब भी चर्चा होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लॉजिक ये भी काम करता है कि इस देश में जो पिछड़ी जातियों की जो आबादी है वो 54% है। ये सरकार भी जाती है और बाकायदा जनगणना के आंकड़े भी उसके पास है। हालांकि वो मानती नहीं है कि जातीय जनगणना के आंकड़े वो सच्चे हैं, लेकिन 54% इस देश की आबादी में कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग है। और इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो 50% की लिमिट है, उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक ये है कि अगर ये लिमिट बढ़ी तो कहीं ना कहीं आपको पिछड़ी जातियों को 54% आरक्षण देना ही पड़ेगा। और देखिए, लिमिट के पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरा कारण और भी है। ये 50% का मुद्दा नहीं है, ये दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण का मुद्दा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ तथाकथित लोग, जिसमें तमाम संवैधानिक संस्थाएं भी शामिल हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि 15% लोगों के लिए किस तरीके से आप 50% जो नौकरियों का आरक्षण सुनिश्चित करें। और इस देश के लोगों से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि ये 50% की लिमिट का निर्णय तब लागू नहीं होता जब आपको ईडब्ल्यूएस के तहत आपको 10% आरक्षण देना होता है। इस देश की जो न्याय व्यवस्था है, तब 50% लिमिट के ऊपर सवाल नहीं उठाते। ठीक है, तब वो कहते हैं, देखिए सुनिए जी जी, नहीं सही कह रहे हैं आप, बढ़िया कह रहे हैं, बोलिए बोलिए जी। नहीं, देखिए आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बिल्कुल सही। आरक्षण सामाजिक न्याय का सबसे मजबूत साधन है। मेरा मानना यह है कि जिन लोगों को यह लगता है कि आरक्षण की लिमिट 50% होनी चाहिए, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कहता हूं, हमको पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए अलग से आरक्षण नहीं चाहिए। आप जो लोग हैं, जो चाहते हैं, उनके लिए हम 15% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं, उनकी आबादी के हिसाब से। बाकी आप हमको ऊपर छोड़ दीजिए, हम सारी चीजें तय करेंगे। देखिए, मेरा मानना यह है कि पुरानी बातों को छोड़ करके अब ये समय आ गया है कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आबादी जो है, उसको कहीं ना कहीं आप लिमिटेशन देंगे। इस देश में 50 के दशक में 35 में आरक्षण का अधिनियम बना, लेकिन आपको मालूम है कि अमेरिका में 70 के दशक में आरक्षण मिला। आज वो ब्लैक की स्थिति जाकर के देखिए, भारत के दलितों से ज्यादा बेहतर अमेरिका के ब्लैक की है, जहां 70 के अमेरिका का उदाहरण लेंगे सर, तो फिर वहां की बहुत सारी दूसरी चीजों को भी देखना पड़ेगा। लेकिन विराग गुप्ता साहब, अब टेक्निकली उसी पे जो 10% जुड़ जाता है ईडब्ल्यूएस वाला, और इसको लेकर तो इस समय देश के अमूमन राज्य जहां जहां पर वो लिस्ट हमारे पास ग्राफिक्स की लगातार चल रही है, वहां सब जगह 50% से ऊपर है, कहीं 60 है, कहीं 60 से भी ऊपर है। तो फिर टेक्निकली वो 50% वाली बात तो अब कहीं मायने में रह ही नहीं गई। विपिन जी, मैं जितने तीनों वक्ताओं ने बात बोली है उन सब की आधी बातों से सहमत होते हुए कुछ बातों पे पॉइंटर्स बोल रहा हूं जी। कि पहले नंबर पर देश में संवैधानिक व्यवस्था में एक बड़ी ट्रेजेडी चल रही है कि जो अपवाद हैं उन्हें नियम बनाया जा रहा है, विशेष तौर पर दो चीजों पर, एक रिजर्वेशन पर और दूसरा जेल और बेल वाले मामले में। क्रिमिनल मामलों में लोगों को बेल मिलनी चाहिए लेकिन उन्हें जेल भेजा जाता है, और आरक्षण का जो प्रावधान था एक खास वर्ग के लिए था और उसको एक इतना विस्तार किया जा रहा है कि धीरे धीरे आप सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले देखेंगे तो ईसाइयों के लिए, मुस्लिमों के लिए, राज्यों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और बाकी सारे आरक्षण ऑलरेडी चल रहे हैं बहुत सारे वर्गों के लिए। तो इसमें यह देखना है कि वो क्या अपवाद को अब नियम बना दिया गया है, ये पहली बात है। दूसरी बात कि जैसे बार बार जितनी भी अभी तक डिबेट हो रही है वो SC ST वाले आरक्षण के बारे में हो रही है, जबकि आज का विषय ईडब्ल्यूएस के बारे में है। तो SC ST की हालात को देख करके दूसरे आरक्षण को वैध ठहराना इस तरीके से है जैसे सरकार वर्ल्ड बैंक से एक लोन लाए झुग्गी झोपड़ी के विकास के लिए और उस लोन से बड़े लोगों के लिए हाईवे बना दे।
तो लोन लिया जा रहा है झुग्गी झोपड़ी के विकास के लिए और इस्तेमाल किया जा रहा है हाईवे के लिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई SC ST के आरक्षण के बारे में बात हो रही है, लेकिन SC ST जो सचमुच जिनका सामाजिक आर्थिक और एक बहुत पुराना उनका इतिहास रहा है उनके प्रति दमन का, और जहां पर आशुतोष जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि एलीट वर्गों को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में आरक्षण का विस्तार करना, यहां पे राजनीति चालू होती है। और राजनीति के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि एक जब धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति चालू होती है तब उसमें बोला जाता है कि 15 अगस्त 1947 के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन जब जातिगत आरक्षण की बात होती है तो फिर बिहार मॉडल एक चालू होता है जहां पर जातिगत जनगणना की बात होती है और जहां पर हजारों साल पुरानी बात होती है। यहां पर एक राजनीति है और इस राजनीति में देखेंगे तो ये जो कानून बना, यह कानून बगैर नोटिस के बना, 48 घंटे के भीतर बना, और बाकी सारी बातों में, बहुत सारी बातों में आज डेटा प्रोटेक्शन लॉ में 7 साल से कानून नहीं बना, लेकिन इस कानून को बनाने में न राज्यों की सलाह ली गई, न सारी चीजें ली गई। अब यह कानून क्यों गलत है, इसके 3 कारण समझ लें। पहला कारण यह है कि बार बार बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत जो रिजर्वेशन दिए गए हैं SC ST OBC को, उससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है और एक नया वर्ग क्रिएट हो रहा है, इसलिए इंदिरा साहनी के 50% की लिमिट इस पर अप्लाई नहीं करती है। यहीं से एक संवैधानिक फ्रॉड है। संवैधानिक फ्रॉड इसलिए है क्योंकि जब आप 10% की अगर नई लिमिट बनाते हैं तो उस आरक्षण के दायरे में SC ST OBC को क्यों नहीं लाएंगे? आपने उसमें जनरल कैटेगरी क्यों रखा है? यहां से इसका मतलब यह है कि जो 50% का जो आरक्षण है उससे इसका ताल्लुकात है, और उसका ताल्लुकात है, इसका मतलब इंदिरा साहनी के जजमेंट का उल्लंघन है। और जब इंदिरा साहनी के जजमेंट का उल्लंघन है तो मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, राम मंदिर के समय भी मैंने बोला था कि 3 जजों की बेंच उस पर सुनवाई नहीं कर सकती है, फिर 5 जजों की बेंच बनी। तो अगर 50% का उल्लंघन हो रहा है तो इस मामले की सुनवाई 9 जजों या 9 जजों से ज्यादा जजों की बेंच के सामने होनी चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसी संवैधानिक पीठ का फैसला था जिसका अब क्योंकि यह मामला 3 जजों के बेंच के सामने था, उन्होंने 5 जजों के बेंच के सामने भेजा, तो यह मामला 9 जजों के बेंच के सामने जाना चाहिए। ये एक बात है। दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसके अनुसार देश में 93.7% लोगों की आमदनी 25,000 रुपए महीने से कम है, और इसमें जो दायरा बनाया गया है 8 लाख रुपए का दायरा बनाया गया है, 8 लाख रुपए सालाना का दायरा बनाया गया। तो इसका मतलब इसमें तमाम सारे इनकम टैक्स पेई लोग आ जाएंगे। जब आप इनकम टैक्स पेई लोगों को रिजर्वेशन अगर EWS में कर देंगे तो SC ST के नाम पर इनकम टैक्स पेई लोगों को रिजर्वेशन देना मैं नहीं समझता हूं कि किसी लिहाज से खराब है। अब हम आते हैं इंदिरा साहनी के जजमेंट में कि 50% की लिमिट क्यों लगाई गई थी, और इंदिरा साहनी के जजमेंट में क्या दिया गया था। उसमें उन्होंने बोला था कि 50% आरक्षण की लिमिट है क्योंकि जिससे आप वंचित वर्ग के साथ सामाजिक आर्थिक न्याय कर सकते, और बकाया 50% की लिमिट इसलिए बनाई गई थी जिससे प्रशासनिक कुशलता किसी तरीके से बाधित नहीं हो। इसका कोई मेरिट से नॉन मेरिट से किसी तरीके का कोई वो नहीं है, लेकिन जो लोग इस विषय को कॉम्प्लिकेट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से काउंटर या प्रो राजनीतिक एजेंडा रहता है, और इस पूरे मसले में संविधान और सुशासन दोनों की बलि चढ़ती है। ठीक है, बहुत लंबा लेकिन अच्छा आपने एक्सप्लेन किया जरूर यहाँ पर चीजों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी कानूनी